अमरनाथ यात्री मानसर मोड़ से यात्रियों के वाहनों को भेजा जा रहा जम्मू रूट से ही कश्मीर घाटी जा पाएंगे अमरनाथ यात्री। ऑपरेशन संजीवनी के तहत पुलिस को मिली सफलता। लखनपुर में गोल्डन गेट से 2 ड्रग तस्कर किए गिरफ्तार। दोनों तस्करों से करीब 48 ग्राम हेरोइन की गई बरामद। तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज। खतरा जान बना 5 किलोमीटर सड़क मार्ग। बाबा आदम के जमाने में जीने को मजबूर लोग। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने के दावे फिसड्डी। जनप्रतिनिधियों के खिलाफ 7वें आसमान पर गुस्सा। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत कुछ अहम यात्रा के मद्देनजर लखनपुर से लेकर जम्मू तक हाईवे पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। साबा में मानसर मोड़ से सीधे कश्मीर जाने वाले अमरनाथ यात्रियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ऐसे अमरनाथ यात्रियों को जम्मू भेजा जा रहा है ताकि वो प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट से ही अमरनाथ यात्रा पर रवाना हो सके। हाल ही में हुई आतंकी वारदातों के मद्देनजर अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए पुलिस, सेना व केंद्रीय अर्धसैनिक बल कोई कसर नहीं छोड़ रही है। तो फिलहाल आपको बताना चाहेंगे अमरनाथ यात्रा प्रगति पर है। कुछ दिनों से लगातार अमरनाथ यात्रा जो है वो चल रही है। जोश भरा है, उत्साह भरा है। लोग यहां से कश्मीर की तरफ रवाना हो रहे हैं और इस बीच सुरक्षा भी चाक चौबंद है। ऋषि खजूरिया हमारे संवाददाता इस वक्त साबा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों में जम्मू के कुछ इलाकों में, जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में हमले हो रहे हैं, चाहे वो उधमपुर का इलाका हो, डोडा का हो, कठुआ का हो या तमाम बाकी जो इलाके हैं। तो ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां या फिर सुरक्षा बल, सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस कितना तैयार हैं अमरनाथ यात्रा तक इन चीजों से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है तो यात्रियों को एक अच्छा माहौल मिले, यात्रियों को सुरक्षा मिले, इसी जिम्मेदारी को जो है वो निभाते हुए हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान है वो लगातार निरंतर सुरक्षा को जो वो चाक चौबंद किए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर से लेकर नेशनल हाईवे तक की जो सिक्योरिटी है इसे पूरी तरह से बीफ्ड अप कर दिया गया है और लगातार हर आने जाने वाली गाड़ी की गहनता से जांच करके तमाम गाड़ियों को आगे भेजा जा रहा है। लेकिन अगर यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जिस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर में दाखिल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ यात्री जो है वो सांबा के मानसर मोड़ से कश्मीर घाटी जो वो जाने की एक कोशिश कर रहे हैं कि एक रास्ता जो वो शॉर्टकट भी है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन द्वारा जो रूट निर्धारित किया गया है, जो उनको पैसेज दिया गया है कि वो जम्मू से होते हुए वो कश्मीर पहुंचेंगे और बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे, उसी को लेकर तमाम जो गाड़ियां मानसर मोड़ के रास्ते से जो वो आगे एंटर कर रही है उनको वहां से वापस जो वो भेजा जा रहा है और उनको ये कहा जा रहा है कि आप जम्मू वाला रूट जो वो इख्तियार करेंगे। इसी के चलते कुछ लोग जो उधमपुर जाने वाले हैं या डोडा किश्तवाड़ जाने वाले हैं तो उनके आईडी कार्ड चेक करके, उनके डॉक्यूमेंटेशन जो वो चेक करके उसके बाद उन्हें वहां से आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन श्री बाबा अमरनाथ जी के यात्री जो हैं वो जम्मू से होते हुए जो वो अपनी यात्रा है वो करेंगे। इसी के चलते मैं आपको बता दूं कि अर्धसैनिक बलों की बात करें, पुलिस के जवानों की बात करें तो वो देर रात को जिस तरह से नाका पॉइंट्स पर अलर्ट है और कहीं ना कहीं जब से हालात जम्मू खित्ते में थोड़े से खराब होते दिखाई दिए हैं, खासतौर पर जो आतंकी गतिविधियां हुई हैं या कठुआ जिला के अलग अलग इलाकों में 2 जो आतंकी हमले हुए थे, एक हीरानगर में और दूसरा बदनौता इलाके में, और उसके चलते पीर पंजाल का इलाका हो या फिर डोडा का इलाका हो, तो तमाम इस तरह के हालातों को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। हर व्यक्ति के ऊपर नजर रखी जा रही है, संदिग्धों के ऊपर खास नजर रखी जा रही है और कहीं ना कहीं काफी लाजमी हो जाता है जब इस तरह से कोई ऐसी वारदातें देखने को मिलती है तो सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना ये एक जिम्मेवारी जो है वो बन जाती है और उसी जिम्मेवारी को बखूबी निभा रहे हैं। बिल्कुल ऋषि, मैं उसी पे आना चाह रहा था कि जी, पिछले कुछ दिनों से जो लगातार हमले होते हुए नजर आ रहे हैं, बैक टू बैक हमले हो रहे हैं, चाहे वो डोडा का इलाका हो, मैंने पहले ही बताया, और एक स्ट्रेटजी के साथ ये हमले हो रहे हैं। स्ट्रेटजी के साथ आतंकवाद यहां पर इस वक्त अपनी जो गतिविधियां हैं उनको अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके कंधों पर जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई है कि अमरनाथ यात्रा तक कोई घटना ना पहुंचे, अमरनाथ यात्रियों पर हमला ना हो, उनको सुरक्षित तरीके से जो यात्रा है, जो बाहरी राज्यों से लोग यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, वो यात्रा सफलता से कर पाएं और उन तक कोई दिक्कत ना हो। सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, किस तरह से कार्य कर रही हैं क्योंकि जो चूक पिछले कुछ दिनों में हुई है वो आगे ना हो? देखिए, इसको लेकर मंथन जो है वो कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि जो हाई लेवल मीटिंग हुई है उसमें मंथन भी किया गया है, क्या कुछ आगे रणनीति तैयार करनी है, आतंकी हमलों को किस तरह से रोकना है और सीमा पार से
जो घुसपैठ है वो ना हो, उसी को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। और उसी तरह के दिशा निर्देश जो वो तमाम आला अफसरान हो या जवान हो उनको जारी किए जा रहे हैं और उसी को लेकर काम किया जा रहा है ताकि सुरक्षा यात्री को प्रदान हो, सुरक्षा ग्रिड मजबूत किया जाए और आने वाले दिनों में इस तरह की वारदातें दोबारा देखने को ना मिले। इसको लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। और यात्री भी, हमने कुछ यात्रियों से बात भी की है, वो भी ये कह रहे हैं कि हमारे जवान जिस तरह से ड्यूटीज दे रहे हैं तो हमें किसी तरह का कोई डर नहीं है। वो यात्री अपनी जो वो सुचारू रूप से कर रहे हैं और उनकी यात्रा मंगलमय होगी। ये अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों का यात्री भी यहाँ पर हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माहौल को पूरी तरह से अनुकूल बनाने की जो कोशिश है वो प्रशासन द्वारा, सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा लगातार की जा रही है ताकि यात्रा भी अच्छे से चले और जम्मू संभाग में जो है वो माहौल ठीक रहे, आने वाले दिनों में कोई ऐसी घटनाएं देखने को ना मिले। क्योंकि आने वाले वक्त में 15 अगस्त भी आ जाएगा, तो इंडिपेंडेंस डे को भी ध्यान में रखते हुए जो है सुरक्षा अभी से ही जो वो चाक चौबंद कर दी गई है, बॉर्डर से लेकर हाईवे तक की। तो परिंदा भी पर ना मार सके, इस तरह का सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो इस समय हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए ऋषि, चुनौतियां अलग अलग हैं क्योंकि एक बॉर्डर से इन्फिल्ट्रेशन को रोकना है, घुसपैठ को रोकना है, दूसरा आतंकी गतिविधियों पर नजर बनाए रखनी है, चाहे वो जम्मू संभाग हो या कश्मीर के कुछ इलाके हों, तीसरा अमरनाथ यात्रा है, वहां पर भी सुरक्षा को चाक चौबंद रखना है। यानी मैन पावर तो है ही है और इसके अलावा चुनौतियां भी बहुत ज्यादा हैं। उन चुनौतियों से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या सेना की बात करें, बाकी जो अर्धसैनिक बल हैं, किस रणनीति के साथ काम किया जा रहा है? क्योंकि अलग अलग चुनौतियां हैं, इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ रही हैं। जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ, जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उनका यह मानना है कि लगातार इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर। बिल्कुल, ये माना जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते घुसपैठ हुई है जिसके चलते ये आतंकी जो वो आगे क्रॉस होकर अलग एरियाज में जो पहुंचे हैं, वहां पर उन्होंने आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। उसके चलते आपको बता दें कि जिस तरह से चैलेंज सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हमेशा रहा है टेररिज्म और नार्को टेररिज्म, तो इन्हीं दोनों चैलेंजेस को लेकर लगातार सुरक्षा बल जो है वो अपनी ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। देखिए, इस समय जो हालात है उन हालातों से तो हम लड़ ही रहे हैं, लगातार जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान डटे हुए हैं, लेकिन एक तरफ नार्को टेररिज्म को लेकर भी लगातार काम किया जा रहा है। इस तरह के ऐसे शरारती तत्व है जो रात के अंधेरे में कहीं ना कहीं ऐसी लीगल एक्टिविटीज करते नजर आते हैं। तो उसको लेकर आप ये कह सकते हैं कि नाका जिस तरह से तमाम हाईवे पर अलर्ट मोड पर कर दिए गए हैं, अतिरिक्त नाकास भी इस समय लगाए हुए हैं। खासतौर पर अगर बात करें बॉर्डर इलाकों की तो वहां पर भी अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। तो पूरी तरह से सिस्टम को जो टाइट किया गया है, तो हर तरह की गतिविधि जो आप कह सकते हैं कि एंटी नेशनल गतिविधि होगी उसे रोकना है। उसी को रोकने के लिए पूरी तरह से हमारे जवान सर्वोपरि हैं, लगातार जो वो ड्यूटीज को अंजाम दे रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रात के समय में जिस तरह से हाईवे नाकास को अलर्ट किया गया है, तो इसमें अगर बात करें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों की, सीएसएफ के जवानों की, तमाम अर्धसैनिक बल जो है वो पूरी तरह से ग्राउंड पर डटे हुए हैं और एक सुरक्षा को जिस तरह से चाक चौबंद किया जा रहा है, तो एक अच्छा माहौल जो है वो देने की कोशिश की जा रही है समाज के हर वर्ग के व्यक्ति को और उसी के साथ यात्रियों को भी, जो यात्रा लगातार निरंतर अपने आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि, तमाम जानकारी के लिए और लोगों को अपडेट करने के लिए। ऋषि इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट कर रहे थे अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था जो प्रशासन ने खास तौर पर प्रवेश द्वार लखनपुर से लेकर जम्मू कश्मीर के बालटाल या भगवती नगर जो बेस कैंप है या फिर पहलगाम है जहां से यात्रियों को जत्थे के रूप में आगे भेजा जाता है, सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। चुनौतियां दोहरी हैं क्योंकि यहां पर आतंकी गतिविधियों पर भी नजर रखनी है, अमरनाथ यात्रा पर भी नजर रखनी है और भी तमाम यहां पर चुनौतियां हैं जिसका डटकर हमारी सुरक्षा एजेंसियां और सुरक्षा बल फिलहाल सामना कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे ऑपरेशन संजीवनी के तहत कठुआ पुलिस को आज एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर के गोल्डन गेट से 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनसे करीब 48 ग्राम हेरोइन बरामद की है। लखनपुर में पुलिस ने एक सूचना के आधार पर नाका लगाया है और चेकिंग के दौरान इन 2 तस्करों को हेरोइन की खेप के साथ भी धर दबोचा है। तो एक तरफ जहां लगातार आतंकवाद बढ़ रहा है, आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ नार्को टेररिज्म, ड्रग तस्करी ये भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कुछ सालों में ये मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं। बॉर्डर इलाकों में खास तौर पर वो लोग भी प्रभावित हैं जो सीमा रेखाओं पर रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अपने वश में करने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग रणनीतियों के तहत वहां पर लोगों पर जो है वो प्रभाव डाला जा रहा है। फिलहाल रंजीव मेहता हमारे संवाददाता हीरानगर से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। रंजीव, ये ड्रग तस्करी का मामला पहला मामला नहीं है। कठुआ हो, सांबा हो, बॉर्डर एरिया हो या फिर प्रवेश द्वार लखनपुर हो, वहां पर भी लगातार ड्रग को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं ये घटनाएं निकलकर सामने आती हैं, लोगों को पकड़ा जाता है, लेकिन ये सिलसिला निरंतर चलते आ रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
हाँ, देखिए शीतल, मैं बताऊं कि ये जो ऑपरेशन संजीवनी लॉन्च किया जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, क्योंकि नशा तस्करी जो इतना भी नार्को टेररिज्म है उसके खिलाफ, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि हीरोइन जैसा जो पदार्थ है उसकी तस्करी में इतना बढ़ोतरी हो गई है कि युवा पीढ़ी में भी इस नशे के में लिप्त हो चुका है, और जिसके चलते ये पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है इस नशे की तस्करी को रोकना और इस जो नार्को टेररिज्म है इसको बंद करने के लिए। लेकिन लगातार पुलिस द्वारा अवेयरनेस कैंप लगाए जाते हैं, हर जगह लोगों को बताया जाता है, जगह जगह पर लिखकर साइन बोर्ड लगाए हैं कि से नोज टू ड्रग, लेकिन उसके बावजूद भी ये धंधा लगातार फल फूल रहा है। इसके पीछे है हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, उसकी एक साजिश के तहत इस इलाके में ये हीरोइन को स्मगल किया जाता है और युवाओं में बांट दिया जाता है और युवाओं को इसी नशे के मकड़ जाल में फंसाया जाता है। तो इसके चलते आज ये लखनपुर में पुलिस को जब एक पुख्ता सूचना मिली थी, उसके बाद पुलिस ने गोल्डन गेट का इलाका है कठुआ से पहले, वहाँ उस इलाके में एक स्पेशल नाका लॉन्च किया और उस नाके के दौरान जैसे ही दो युवा पंजाब की तरफ से आ रहे थे, जैसे वो वहां पे पहुंचे उनको तलाशी के लिए रोका और उनके कब्जे से करीब 47 किलो से अधिक 47 ग्राम से अधिक हीरोइन जो है वो उसके हीरोइन लेकिन की तरह रंजीव, ये जैसे पहले ही मैंने कहा कि ये पहला मामला नहीं है, ये निरंतर रूप से इस तरह के मामले सामने आते हैं। क्या कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती जिस वजह से ड्रग तस्करों पर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं प्रशासन का, पुलिस का, और लगातार ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं? या फिर एक बड़ी चुनौती है पुलिस के सामने, क्योंकि एक तरफ आतंकवाद भी है? हाँ, बिल्कुल बड़ी चुनौती है, क्योंकि ड्रग तस्करों को पकड़ना सबसे मुश्किल काम होता है। 1 ग्राम या 2 ग्राम हीरोइन को पकड़ना और उसको दिखाए जाना, वो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन पुलिस की तरफ से लगातार छापेमारी करके और अपनी जानकारियां जुटा के इन लोगों को पकड़ा जरूर जाता है। हर माह लगातार खबरें सुनने में आती है कि अलग अलग जगहों पर नशे की तस्करी करते लोग पाए गए और पकड़े भी गए। कई लोग अंदर हुए हैं, कई लोग अभी जेलों की हवा खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नार्को टेररिज्म है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन कल ही जब पीएमओ के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कठुआ आए थे, उनके सामने भी यही मुद्दे रखे गए। इसमें नार्को टेररिज्म था जो एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आया। तो उन्होंने भी अपने भाषण में कहा कि नार्को टेररिज्म या नशा तस्करी या नशे के खिलाफ मुहिम को सख्ती से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन को निर्देश दे दिए गए हैं और किसी भी किस्म जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है जो इस बारे में पुलिस ने अपनाई हुई है। किसी को इसके बारे में, क्योंकि जड़ तक पहुंचेगा, जब तक यहाँ से नशा आता है वहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाती है, जिसके कारण ये नशा तस्कर जो है ये बचकर निकल जाते हैं और अपनी लोकेशनें बदलते रहते हैं। आगे अभी एक शहर में होंगे, कल दूसरे शहर से ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। नेटवर्क मतलब इतना रंजीव, मतलब ये समझा जा सकता है कि ये छोटा नेटवर्क नहीं है, एक बहुत बड़ा गिरोह है। गिरोह के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है, एक बहुत बड़ी टीम है। हाँ, बिल्कुल बहुत बड़ी टीम है, इंटर स्टेट गिरोह है, क्योंकि ये पंजाब का इलाका कठुआ के साथ लगता है। तो यहाँ पर जो नशे के सौदागर हैं वो पंजाब की सीमा क्रॉस करके अवैध तरीके से कठुआ में आते हैं, यहाँ नशा फरोख्त करके फिर वहां चले जाते हैं। और साथ में बॉर्डर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, और जो पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ कराई जाती है उन्हीं रास्तों से ये नशे की तस्करी भी जो है वो भी की जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस प्रशासन और सरकार के लिए कि इस नार्को टेररिज्म को रोके, क्योंकि लगातार आज भी देखा कि लखनपुर में सुबह 2 युवा जो स्थानीय कठुआ के रहने वाले थे वह लिप्त पाए गए। उनसे ये 50 ग्राम के करीब जो क्वांटिटी है जो पकड़ी गई है, जिसके चलते वहां पे उनके खिलाफ रेलिवेंट सेक्शन में जो है एक मामला भी दर्ज किया गया है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, ये जानकारी साझा करने के लिए। रंजीव हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके थे, जिन्होंने बताया कि ड्रग्स तस्करी का एक बहुत बड़ा मामला है और ये बहुत बड़ी चुनौती है नार्को टेररिज्म। एक तरफ से आतंकवाद को संभालना है और दूसरी तरफ से नार्को टेररिज्म को भी खत्म करना है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।
जहां पर हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद से जम्मू कश्मीर पर बड़े फैसले को लेकर बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एमएचए की तरफ से जम्मू कश्मीर एलजी को लेकर के जो लेटर जारी किया गया था, उसके बाद एक और प्रेस रिलीज जारी की गई है जिसमें एमएचए ने कहा है कि हमने जो एलजी के लिए अधिकारों की बात की है वो पहले से थे, बस उनको अपडेट किया गया है। हालांकि इस पर कल हमने सारा दिन राजनीति देखी थी, किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट पर आरोप लगाए गए थे। अपोजिशन कह रहा था कि बीजेपी ने हार मान ली है और इसलिए एलजी को ताकतवर कर वहाँ पर सत्ता स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। बहरहाल हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के फॉर्मर सीएम गुलाम नबी आज़ाद साहब बात करते हैं। सर, कल एलजी को लेकर के एमएचए की तरफ से एक ऑर्डर हुआ था जिसमें कहा गया था कि तमाम जितनी भी पावर्स हैं वो सब एलजी के पास चली जाती हैं। जिस तरह से दिल्ली के अंदर होता है, ट्रांसफ़र हो, पोस्टिंग हो या फाइनेंस से जुड़ी हो, तमाम जो है। लेकिन फिर एक प्रेस रिलीज जारी की जाती है जिसमें कहा जाता है कि सिर्फ अपडेट किया गया है, कुछ चीज़ों को बढ़ाया गया है, गलत तरीके से उसका प्रोपेगेंडा राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इस सबको आप कैसे देख रहे हैं? मैं एलजी को या एलजी के खिलाफ या उसको पावर देने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन सवाल जम्मू कश्मीर न तो दिल्ली है न पौंडीचेरी है। एक बहुत सालों से, सैकड़ों सालों से स्टेट रही है और दुनिया में मशहूर है। और आज़ादी के बाद ये अकेली स्टेट रही है जहाँ प्राइम मिनिस्टर रहा है और स्टेट का राष्ट्रपति रहा है। तो ये कोई आम स्टेट नहीं है और कॉन्स्टिट्यूशनली रही है। और इन पावर्स को 1965 में, चाहे ये गवर्नमेंट नहीं थी, दूसरी गवर्नमेंट थी, उस वक़्त भी वो कदम गलत था। मैं आज कह सकता हूँ, मैं तो उस वक़्त अभी स्कूल से ही निकला ही था। उस वक़्त भी ये कदम गलत था कि प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के दर्जे को चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ने किया, ख़त्म करके उसको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर बना दें। तो उसका मतलब है कि हमारी जो पावर्स हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की, असम्बली की पावर्स हों, कैबिनेट की पावर्स हों और असम्बली ये चीफ मिनिस्टर की पावर्स हों, उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया गया। शेख साहब पहले प्राइम मिनिस्टर थे और उसके बाद कई और प्राइम मिनिस्टर बने 65 तक। और 2019 में 5 अगस्त को जो बिल्कुल ही पावर्स ले गए, 370 ख़त्म किया गया, स्टेटहुड ख़त्म की गई, 35A ख़त्म किया गया। तो हम तो वैसे ही अब हमारी कुछ भी पावर्स नहीं है जम्मू कश्मीर में, और अब और उसको छेड़ा जाए। उस वक़्त भी जब ये बिल आया था पार्लियामेंट में तो मैंने बहुत शोर मचाया था। कई घंटे में ज़मीन पे धरने दिया था और उसके बाद बोला भी था कि इससे ये तकरीबन स्टेट ख़त्म हो गई। तो ये बहुत ही गलत है। सवाल नहीं है कि पावर गवर्नर को दिए जाएं या लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाएं। ए गवर्नर होगा, बी गवर्नर होगा, ए चीफ मिनिस्टर होगा, बी चीफ मिनिस्टर होता, उसका सवाल नहीं है। सवाल है कि ये बॉर्डर स्टेट है, हमारे एक साइड पे पाकिस्तान है, दूसरी साइड से चाइना है। हमने यहाँ के लोगों को कैसे अपनाना है। भारत की जो हुकूमत है, हमारे मुल्क की जो हुकूमत है, उनको इस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बर्ताव करना चाहें कि वो अपने मुल्क के फ़ख्र सोचना चाहे। लेकिन बदकिस्मती से पिछले 4-5 बरसों से कुछ इक़दामात उठाए जाते हैं, चाहे वो सेंटर्स को पावर दिए जाएं या गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिए जाएं, उससे लोगों में मायूसी होती है। तो ये मरकज़ी सरकार का काम है कि लोगों को अपनाएं, उनको अपने गले लगाएं और ऐसा कोई कदम न उठाएं जिससे वहाँ की आवाम, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, इससे कोई धर्म से कोई मामला लेना देना नहीं है। अवाम हमारे सभी हैं, जम्मू के भी, कश्मीर के भी, ये खुश होने चाहिए। लेकिन सर, जो अपोजिशन लगातार ये बात कह रहा है कि बीजेपी ने हार मान ली है और इसलिए एलजी को पावर ज़्यादा दी जा रही है। नहीं, इसमें हार वार, वहाँ तो इलेक्शन अभी हुई नहीं असम्बली के। लेकिन सवाल हार मानने का नहीं है। सवाल यह है कि हम सब पार्टीज़,
सभी पॉलिटिकल पार्टीज गुज़िश्ता 6 सालों से मांग कर रहे हैं कि असेंबली के इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन के होने से पहले अगर सारी पावर्स उसकी ले ली स्टेट की, तो फिर इलेक्शन कराने का कोई फायदा नहीं, फिर तो फायदा ही नहीं। और इसलिए दोनों चीफ मिनिस्टर, हमारे जैसे लोग तो सोचते हैं फिर इलेक्शन में लड़ना ही क्यों है? यही सब पावर ही नहीं सर उनके पास। यही सवाल है मेरा कि दोनों पूर्व सीएम जो है वो भी ये कह रहे हैं कि हम असेंबली इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्योंकि तो म्यूनिसिपल की तरह सरकार ने कर दिया है। वो ठीक कह रहे हैं, मैं उसमें सहमत हूँ उनसे। मेरी अपनी यही ओपिनियन है कि भाई इलेक्शन लड़ना भी चाहिए, पार्टी की तरफ खुद भी लड़ना चाहिए या नहीं लड़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम इलेक्शन लड़ने की बात करते हैं तो कुछ खिदमात हम लोगों की करें, कुछ इक़दामात हम लोगों के हक में करें जो हम शायद इन 5 सालों में नहीं उठा पाए। और जब वो हम इक़दामात और लोगों की बहबूदी के लिए कोई कदम नहीं खुद उठा पाएंगे तो इलेक्शन किस लड़ने? कोई एक आदमी की नौकरी चीफ मिनिस्टर की थोड़ी लगनी है, कोई भी पार्टी हो। क्या आप अपनी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा स्टेप लेंगे? अगर अलायंस का मौका मिलता है तो क्या आप अलायंस में जाएंगे? नहीं, सवाल अलायंस का है, सब मिलके इकट्ठे लड़ो। सवाल है जो भी हुकूमत में आए ABC, उसको आवाम के लिए काम करना होगा। गरीबी है, बेकारी है, बेरोज़गारी है। हमारे पास एक चीज़ थी, देहातों में ज़मीन तो न होने के बराबर है, क्योंकि हमारा बहुत सारे लोग समझते हैं भाई आप 60,000 स्क्वायर किलोमीटर हो बहुत बड़ा है 1.5 करोड़ के लिए, लेकिन वो नहीं समझते हमारे पास उसमें 80% तो सिर्फ पहाड़ है और जंगलात हैं। तो हमारे पल्ले तो 10-15% पड़ता है, उसमें सिर्फ घर है, बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं, स्कूल हैं, इंडस्ट्री है। तो हमारे पास ज़मीन कहाँ है? तो ज़मीन हमारे शहरों में थी जिस पे लोग देहातों में ज़मींदारी करते थे और घर शहरों में बसते थे। वो 35A में। तो आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता की ये खास बातचीत पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद के साथ, जो कल केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। आगे बढ़ेंगे, बात सुरनकोट की करेंगे। सुरनकोट के फजलाबाद व इसके आसपास के इलाकों के लोग इस आधुनिक दौर में भी बाबा आदम के जमाने में जीने को मजबूर हैं। यहां मात्र 5 किलोमीटर सड़क की बद से बदतर हालत लोगों की कीमती जानों के लिए खतरा साबित हो रही है। जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाने के दावे करने वाली मौजूदा सरकार के साथ साथ पूर्व सरकारें भी 5 किलोमीटर सड़क की और कोई ध्यान नहीं दे पाई हैं। जनप्रतिनिधि भी आंखें मूंदे रहे, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। ये तस्वीरें सुरनकोट की हैं, जहां पर सड़कों की हालत पूरी तरह से खराब है। आकाश मलिक ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ, हमारे संवाददाता सुरनकोट से। आकाश, सड़कों की हालत बता रही है कि वाकई में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही होंगी वहां पर, लेकिन सरकार दावे करने के बावजूद भी, खास तौर पर सड़कों के क्षेत्र में, सरकार हमेशा से कहती आ रही है कि इस दूसरे कार्यकाल में हमने सड़कों के लिए बहुत काम किया है, लेकिन अभी भी इस तरह की सड़कें हमें आजादी के इतने सालों बाद भी देखने को मिल रही हैं। जी, मैं आपको बताता चलूं, ये फजलाबाद का गांव है। फजलाबाद हाई स्कूल से जो है पीर अलीम शाह गाजी में ये रोड जाती है, और जिस तरीके से वहां मकामी लोगों की तरफ से बताया जाता है कि 2007 में इसकी अर्थ कटिंग हुई और उसके बाद यहाँ पे ना ही कोई मुलाजम आया और ना ही कॉन्ट्रैक्टर आया और ना ही कोई जनप्रतिनिधि आया। तो ये मैं आपको बताता चलूं, लोगों ने ये मांग किया है कि इस तरीके, हालांकि इसी रोड की बात नहीं करेंगे, इस तरीके की कई सारी रोड इस इलाका में ऐसी हैं जिनकी आज भी हालत ऐसी है। जिस तरीके से सरकार की तरफ से दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी सतह पे आज की डेट में काफी सारी ऐसी रोड है जिनकी बद से बदतर हालत है। और ये वो इलाका है, ये फजलाबाद गांव है। जिस तरीके से वहां लोगों से बात हुई, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि 2007 में जो है इसका जो पैसा रिलीज हुआ था, ये पैसा यहाँ से दूसरी किसी रोड पे ट्रांसफर कर दिया। तो उसके बाद मौजूदा DDC की बात करें, मौजूदा DDC सोहेल शहजाद से भी बात हुई। उनका कहना था कि आज ही मेरे नोटिस पे बात आई है और आने वाले वक्त में किसी ना किसी प्लान में ये रोड डाल के इसका काम करवाया जाएगा। लेकिन जमीनी सतह पे हमने इस तरीके की ये जो रोड है, इसके साथ साथ ऐसी और कई सारी रोडें सुरनकोट के डिफरेंस इलाका में है जिनकी आज भी खस्ता हालत है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे मौजूदा लोगों से बात हुई, उनने LG एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ मौजूदा डिप्टी कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी से ये अपील की है कि आप एक
खसूसी टीम बना के इस रोड का आप खुद भी इस रोड का मायना करें और एक टीम तश्कील करें। और ठीक है देखा जाए आकाश, कि, ओके जी, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आकाश सुरनकोट से हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि रोड की हालत खस्ता है, लेकिन वहां कोई भी इस रोड का ध्यान नहीं दे पा रहा है और लोग इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।